नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एआई में भारत की बड़ी छलांग, भारत जेन का 17B मॉडल लॉन्च। विंध्याचल में हिमंता बसवा शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले उनको इलाज की जरूरत। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले पीडीए समाज के वोट सुनियोजित तरीके से काटे जा रहे हैं। चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव, अब ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए देनी होगी फीस। और बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान, 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने ली शपथ। अब खबरें विस्तार से। एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हेल्थ सेक्टर में एआई का इस्तेमाल पूरी तरह नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। मंत्री ने सरकार के स्वदेशी एआई इंजन भारत जेन के नए मॉडल की जानकारी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उभरती तकनीकी में भारत शुरुआती चरण से नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक डिजिटल हेल्थ और केस हिस्ट्री जैसे क्षेत्रों में सरकारी और निजी सेक्टर को मिलकर काम करना होगा। अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ भारत जेन का एक सरकारी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में सक्षम एआई मॉडल तैयार करना है। कार्यक्रम में भारत जेन का नया 17 बिलियन पैरामीटर वाला लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किया गया है। यह मॉडल भारतीय भाषाओं में स्पीच और टेक्स्ट सपोर्ट देने में सक्षम बताया गया है। मंत्री ने कहा है कि निजी कंपनियां भी डिजिटल स्वास्थ्य समाधान पर तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने जोर दिया है कि भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए साझेदारी अनिवार्य है। हिमंता बिस्वा शर्मा विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कोई भी राहुलवादी नहीं हो सकता और राहुल मानसिक रूप से बीमार है, उन्हें इलाज कराना चाहिए। ये टिप्पणी मणिशंकर अय्यर के बयान के संदर्भ में आई है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना पर उन्होंने कहा कि दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। एक हिंदुओं के रक्षक थे तो दूसरा भक्षक, इसीलिए तुलना उचित नहीं है। असम की स्थिति पर बोलते हुए शर्मा ने राज्य की डेमोग्राफी को नाजुक बताया और कहा है कि वहां 40% मुस्लिम आबादी है। उन्होंने दावा किया है कि इनमें से 36% किसी न किसी रूप में बांग्लादेश से जुड़े हैं। गौरव गोगोई मामले में उन्होंने कहा है कि सभी सबूत केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हैं। एनआरसी को लेकर उन्होंने कहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विंध्याचल पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि फर्जी फॉर्म 7 के जरिए बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि कई जातियों के मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से की जा रही है। उन्होंने सुनवाई केंद्र 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में बनाने की भी मांग की। साथ ही कहा है कि शिकायतकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि अगर चुनाव आयोग एआई के जरिए सूची सार्वजनिक कर दे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि पंचायत चुनाव को आरक्षण के नाम पर टालना भी सरकार की रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश का दावा है कि भाजपा को गांव-गांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर जनगणना और जातिगत आंकड़े न कराने का भी आरोप लगाया। उनका आरोप है कि प्रशासनिक संरक्षण में ये कम हो रहा है, ये काम किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समाजवादी पार्टी जिला प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी और पीडीए समाज अपने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष करता रहेगा। उत्तराखंड में प्रसिद्ध चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के दौरान निर्धारित फीस देनी होगी। फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के उद्देश्य से कदम उठाया गया है। गढ़वाल डिवीजन के एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में फीस तय करने के लिए कमेटी बनाई गई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कम से कम 10 रुपए शुल्क लेने का सुझाव दिया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार की मंजूरी से अंतिम फीस तय की जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ही शुल्क की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि यह यात्रा हिमालय में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र धामों तक की जाती है। ये मंदिर हर साल अप्रैल या मई में खुलते हैं और अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में शीतकाल के बाद बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यात्रा घड़ी की दिशा में पूरी की जाती है, जिसकी शुरुआत यमुनोत्री से होती है। इसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ पहुंचा जाता है। श्रद्धालु सड़क मार्ग, हवाई सेवा या हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। कई भक्त केवल केदारनाथ और बद्रीनाथ की 2 धाम यात्रा भी करते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तारिक रहमान ने मंगलवार को बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और देश में नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हुई है। वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं। आम चुनाव में बम्पर जीत के बाद उन्होंने अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस का स्थान लिया। शपथ ग्रहण समारोह ढाका स्थित संसद भवन के साउथ प्लाजा में शाम 4 बजे आयोजित हुआ। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तारिक के साथ 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली, जिसमें डॉक्टर खलीलुर रहमान, सलाहुद्दीन अहमद, डॉक्टर अमीर खसरू महमूद और शमा उबैद जैसे नेता शामिल हैं। समारोह में कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सत्ता परिवर्तन पर नजर रही। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका पहुंचे। मलेशिया, पाकिस्तान, मालदीव, तुर्की और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जबकि चीन, सऊदी अरब, यूएई और ब्रुनेई को आमंत्रण भेजा गया था। शपथ से पहले बीएनपी सदस्यीय दल की बैठक में तारिक रहमान को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। उन्होंने जमाते इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम से भी मुलाकात की। इस बदलाव के बाद बांग्लादेश की राजनीति में नई दिशा की उम्मीद जताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की खराब सेहत को लेकर दुनिया भर के 14 पूर्व क्रिकेटर कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखा है। ये पत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संबोधित है, जिनमें जेल में बंद इमरान को उचित इलाज देने की मांग की गई है। इमरान खान को जेल में बंद हुए 800 दिनों से अधिक हो गए हैं और उनकी सेहत बिगड़ने की खबरें सामने आई हैं। उनकी बहन अलीमा खानम ने जेल में उनके साथ कथित व्यवहार और स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जताई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पत्र पर सुनील गावस्कर, कपिल देव, बेलिंडा क्लार्क, ग्रेग चैपल, माइकल एथर्टन, नासिर हुसैन, इयान चैपल, माइकल ब्रियली, एलन बॉर्डर, डेविड गावर, किम ह्यूजेस, क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ और जॉन राइट जैसे कई दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में एक वकील ने अदालत में दावा किया था कि इमरान की दाहिनी आंख की रोशनी केवल 15% रह गई है। आरोप है कि 3 महीने तक उनकी स्वास्थ्य शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। इन हालातों को देखते हुए पूर्व कप्तानों ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चिकित्सा सुविधा देने की मांग की है। पूर्व कप्तानों ने पत्र में लिखा है कि इमरान खान के खेल योगदान की पूरी दुनिया में सराहना होती है और 1992 विश्व कप में पाकिस्तान को दिलाई गई ऐतिहासिक जीत उनकी नेतृत्व क्षमता, कौशल और खेल भावना का प्रमाण है। इमरान दुनिया के महानतम ऑलराउंडर में से एक रहे हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि क्रिकेट के अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी देश की सेवा की है और कठिन समय में नेतृत्व किया। पूर्व कप्तानों ने चिंता जताई है कि उनकी आंखों की रोशनी कम होने और स्वास्थ्य बिगड़ने की खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं। उन्होंने अपील की है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री और वैश्विक खेल आइकन के साथ जेल में सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। पत्र में मांग की गई है कि उन्हें उनकी पसंद के योग्य विशेषज्ञ चिकित्सकों से तुरंत, निरंतर और पारदर्शी इलाज उपलब्ध कराया जाए। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट डुवेल का 15 फरवरी 2026 को 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनकी पत्नी लूसियाना ने उनके देहांत की जानकारी शेयर की। हालांकि मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। सिनेमा जगत में उनके निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अनुपम ने लिखा है कि रॉबर्ट डुवेल ऐसे अभिनेता थे जिन्हें ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने कहा है कि वे शांत, सटीक और बेहद ईमानदार कलाकार थे। अनुपम के मुताबिक हर किरदार में वे गहरी संवेदनशीलता और सच्चाई लेकर आते थे। अनुपम खेर ने उनकी चर्चित फिल्मों का जिक्र करते हुए उनका काम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता दिखेगा, ऐसा कहा। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि का समापन ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति लिखकर किया। हॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी रॉबर्ट डुवेल को श्रद्धांजलि दी। रॉबर्ट डुवेल ने 6 दशक से अधिक लंबे करियर में कई यादगार भूमिका निभाई हैं। द गॉडफादर में टॉम हैगन और अपोकैलिप्स नाउ में लेफ्टिनेंट कर्नल किलगोर का किरदार आज भी लोग नहीं भूलते हैं। टेंडर मर्सीज के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर वृंदावन पहुंचे। इस बार उनकी यात्रा निजी मुलाकात तक सीमित नहीं रही। दोनों हजारों श्रद्धालुओं के बीच सामान्य भक्त की तरह संगत में बैठे नजर आए। जानकारी के मुताबिक वे सत्संग में गए और किसी विशेष प्रोटोकॉल के प्रवचन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आम श्रद्धालुओं के बीच बैठकर संत का प्रवचन सुना। इससे पहले वे संत से एकांत में मुलाकात करते रहे थे, लेकिन इस बार सार्वजनिक सत्संग में नजर आए। बताया जा रहा है कि उनके दौरे की पूर्व सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी। हालांकि आगमन की खबर फैलते ही सत्संग स्थल पर उत्सुकता बढ़ गई। इसके बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने पूरी सादगी और संयम बनाए रखा। सत्संग के दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने दीक्षा और शरणागति के अंतर पर विस्तार से प्रकाश डाला। विराट और अनुष्का ध्यान पूर्वक प्रवचन सुनते दिखाई दिए। उनकी सादगी और भक्ति भाव ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।